नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। राजस्थान के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको रहेंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। आरएसएस प्रचारक को पाकिस्तान से आया धमकी भरा कॉल, गिरफ्तार आरोपी से हुआ बड़ा खुलासा। 80 साल के इस रिटायर्ड जवान ने लूटी वाहवाही, चंदन सिंह की अचूक निशानेबाजी की हो रही चर्चा। गोवर्धन पूजा के एक साथ ही शुरू हुआ अन्नकूट महोत्सव, कई महीनों तक होंगे आयोजन। राजस्थान के युवा बेरोजगार की गुजरात में काली दिवाली, कांग्रेस कार्यालय के बाहर लेट कर किया प्रदर्शन। रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी पेंशन के लिए ऑफलाइन कर सकते हैं अप्लाई। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि राजस्थान के 12 में आरएसएस के जिला प्रचारक रामेश्वर कुमार को एक व्यक्ति ने संघ छोड़ने और हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाने की धमकी दी है। दिवाली से एक दिन पहले दी गई इस धमकी ने 12 पुलिस की नींद उड़ा दी है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की है। और बता दें, पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी समेत एक बाल अपराधी को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरएसएस प्रचारक को यह धमकी दिवाली से एक दिन पहले दी गई थी। आरोपी ने खुद को पाकिस्तान का बताया था। इस धमकी भरे कॉल से 12 पुलिस सतर्क हो गई थी। पुलिस ने जब जांच शुरू की तब धमकी देने वाला आरोपी जिला प्रचारक के गांव का ही निकला। उसने पूर्व में ही हुई कहासुनी का बदला लेने और प्रचारक को डराने के लिए फोन किया था। और पुलिस के अनुसार झालावाड़ जिले के पिंडावा तहसील के मायाखेड़ी गांव निवासी रामेश्वर कुमार को 23 अक्टूबर को अज्ञात विदेशी पाकिस्तान के नंबर से कॉल आया था। कॉल करने वाले ने खुद को पाकिस्तान का निवासी बताया था। उसने रामेश्वर को आरएसएस छोड़ने और हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाने को कहा। ऐसा ही नहीं करने पर फोन करने वाले ने उसे जान से मारने की धमकी दी। आरएसएस प्रचारक रामेश्वर कुमार ने इसे मजाक में लिया और कुछ देर बाद फिर दूसरे नंबर से कॉल कर आरोपी ने उनको उनकी लोकेशन बता दी। इसके बाद बीते कुछ दिनों से छिपा बड़ौर में दौरा कर रहे रामेश्वर कुमार ने स्थानीय पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पिछले दिनों उदयपुर में हुई टेलर कन्हैयालाल की हत्या जैसी घटनाओं से सबक लेते हुए 12 पुलिस तत्काल अलर्ट मोड पर आ गई और पुलिस अध्यक्ष कल्याणमल मीणा ने फोन करने वाले का पता लगाने के लिए साइबर एक्सपर्ट की टीम को लगा दिया था। भारत पाकिस्तान के बीच हुए 1971 के युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को धूल चटाई थी। भारतीय सेना के जवानों की किस्से और कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे 80 वर्षीय रिटायर्ड जवान से मिलवा रहे हैं जो कि युवाओं के लिए मिसाल बन रहे हैं। कहते हैं कि फौजी कभी बूढ़ा नहीं होता। सेना के जवान का जज्बा और हौसला उम्र में के पड़ाव के साथ बढ़ता रहता है। ऐसा ही नजारा राजस्थान के सरहदी जिले जैसलमेर के बेलसलिया गांव में 80 साल की उम्र में देखने को मिलता है। जिस उम्र में लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं और लाचार हो जाते हैं, वहीं बीएसएफ के रिटायर्ड 80 वर्षीय जवान चंदन सिंह युवाओं के लिए मिसाल पेश कर रहे हैं। 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे करने वाले भूतपूर्व जवान आज अपने कांपते हुए हाथों से भी बंदूक थामते हैं और निशाना साधते हैं तो वो अचूक साबित होता है। हाल ही में चंदन सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें वो एक नहीं लगातार 3 बार बंदूक से निशाना लगाते हुए नजर आए हैं और 3 निशाने सटीक लगते हैं। और चंदन सिंह भले ही रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन उनके भीतर आज भी फौज जिंदा है और उनकी एक निशानेबाजी की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे करने वाले भूतपूर्व जवान आज अपने कांपते हुए हाथों से जब बंदूक थामते हैं तो निशाना साधते हुए वो अचूक साबित कर देते हैं। हाल ही में चंदन सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें वो लगातार 3 बार बंदूक से निशाना लगाते हुए नजर आए और 3 निशाने सटीक लगते हैं। चंदन सिंह भले ही रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन आज भी उनके जो जहन है, उनके जो दिल में है, वो एक फौजी वो जिंदा है।
राजस्थान के भरतपुर जिले की सीमा उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा जिले से लगती है और उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला ब्रज क्षेत्र कहलाता है। ऐसे में भरतपुर जिले की ब्रज क्षेत्र में ही आता है और भरतपुर जिले में गोवर्धन पर्वत की पूजा को महत्वपूर्ण माना जाता है। अब कई महीनों तक मंदिरों में और घरों में भी अन्नकूट का आयोजन कर लोगों में अन्नकूट प्रसादी वितरित की जाती है। मोहन जी के मंदिर के पंडित मनु मंडल ने बताया है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में इंद्र देवता की पूजा करने को बंद कर दिया था तो इंद्र देवता ने नाराज होकर ब्रज क्षेत्र में प्रलय मचा दी थी। भारी बरसात और तूफान से लोग परेशान होने लगे तो कृष्ण भगवान ने इंद्र देवता के प्रकोप से बचने के लिए अपने हाथों की छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और ब्रज के सभी लोगों को गोवर्धन पर्वत के नीचे बुलाकर इंद्र देवता के प्रकोप से बचाया था और ब्रजमंडल की रक्षा की थी। और बता दें, अंत में अभियान टूटने के बाद देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के समक्ष शरणागत हुए थे और उस समय ब्रजवासी अपने अपने घरों से अलग अलग तरह की जो खाद्य सामग्री भगवान कृष्ण को अर्पित करने आए थे उसी से ही मिलाकर अन्नकूट महाप्रसाद का रूप दिया गया था और तब से ये परंपरा चली आ रही है जो कि आज भी लगातार जारी है। ब्रज क्षेत्र में ही कई महीनों तक अलग अलग मंदिरों में और घरों में भी अन्नकूट का आयोजन होंगे और अन्नकूट में खीर, पुआ और कड़ी, बाजरा, चावल और सभी सब्जियों को मिक्स कर बनाया जाता है और मंदिरों में 56 तरह के भोग की झांकी भी सजाई जाती है। ये 56 तरह के व्यंजनों के अन्नकूट प्रसादी के रूप में लोगों में वितरित की जाती है और अन्नकूट के आयोजन में सैकड़ों लोगों को प्रसादी ग्रहण कराई जाती है। राजस्थान बेरोजगार एकत्रित महासंघ के बैनर तले राजस्थान के सैकड़ों युवा पिछले 25 दिनों से गुजरात में प्रदर्शन कर रहे हैं। कारण उनकी सरकार से मांगे हैं और जिनके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर और बात कर समाधान चाहते हैं। ऐसा नहीं होने पर राजस्थान के इन युवाओं ने अपनी दिवाली गुजरात में अहमदाबाद स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर मनाई। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं की ये काली दिवाली है। जब तक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी बजट घोषणा में युवाओं के किए वादे पूरे नहीं करेंगे तब तक युवा गुजरात छोड़कर राजस्थान नहीं आएंगे। राजस्थान बेरोजगार एकत्रित महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने बताया कि 2 अक्टूबर से प्रदर्शन कर रहे हैं जिसे बुधवार को 25 दिन हो गए हैं और इसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई बात सामने नहीं आई है। युवा बेरोजगार हैं तो खुशी वाली दिवाली कैसे हो सकती है। इसी कारण कांग्रेस कार्यालय में बाहर युवा लेटे और दीपक सामने रखकर काली दिवाली मनाई और बता दें, यही नहीं, दिवाली के दिन भूख हड़ताल भी रखी। किसी भी युवा ने कुछ नहीं खाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान कांग्रेस सरकार की तानाशाही और लापरवाही के खिलाफ बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को लेकर भूखे रहकर गुजरात कांग्रेस कार्यालय के बाहर बेरोजगारों ने लेटकर काली दिवाली मनाकर सत्याग्रह किया। उपेंद्र यादव ने कहा कि हम बेरोजगार युवाओं की वाजिब मांगों की है और यही मांग कर रहे हैं कि जो 20 सूत्रीय हैं और इसके लिए पिछले 25 दिनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। युवाओं की परेशानियां नहीं देखी जा रही हैं। लेकिन अब गुजरात में चुनाव है, राजस्थान से कोई भी कांग्रेस के नेता यहां आएंगे तो उनका पुरजोर विरोध करेंगे। गुजरात की जनता को कांग्रेस सरकार का वादा खिलाफ दिलाएंगे और बता दें, हमने ये भी ठान लिया है कि चाहे कितने भी दिन हो जाएं, जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक हम ऐसे ही विरोध करते रहेंगे। राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है और राज्य के पेंशन विभाग के एक आदेश जारी कर दिया है जिसमें कहा गया है कि 1 जनवरी 2004 को और उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी 31 अक्टूबर तक पेंशन के लिए ऑफलाइन आवेदन जमा करा सकते हैं। अधिकारियों के मुताबिक विभाग ऑनलाइन आवेदन के लिए भी प्रक्रिया ला रहा है। विभाग के द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार जिन कर्मचारियों के पास कर्मचारी आईडी और एचओ कार्यालय आईडी नहीं है वो ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा वो कर्मचारी जिनका वेतन पीआरआई और पे मैनेजर से निकाला जा रहा है और जो कई एचओ को रिपोर्ट करते हैं वो ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इससे पहले सीएम गहलोत ने पुरानी पेंशन योजना पर हिमाचल प्रदेश के सीएम के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। सीएम गहलोत ने कहा था कि जयराम सरकार ने एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया है। राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं किया गया। राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त और सेवानिवृत्त हुए 100 से अधिक कर्मचारियों के पेंशन मामलों का निपटारा कर दिया गया।
सीएम गहलोत ने आगे कहा कि जयराम ठाकुर और बीजेपी को अपना रुख साफ नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें बताना चाहिए कि वो पुरानी पेंशन योजना के खिलाफ क्यों थे, जो कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कराता है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तुम्हें अपनी गोद में खिलाने जैसा कोई एहसास नहीं दुनिया में। पर एक दिन था जब मुझे लगा कि शायद मुझे ये मौका कभी मिलेगा ही नहीं। तुम आने वाले थे और पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई। लाइफ एक दिन बिना किसी वार्निंग के बदल गई। यू वांट टू स्लीप? ओके ओके ओके, सो जा सो जा। पता है, बहुत डर गया था मैं। तुम दोनों अकेले थे, अगर मुझे कुछ हो जाता तो तब मैंने एक लेटर भी लिखा था। क्या लिखा था? हा? लिखा था कि मैं अभी तक तुमसे मिला भी नहीं हूं और आई लव यू सो मच ऑलरेडी। मैं तुम्हें बड़ा होते हुए देखना चाहता था। लाइफ का शायद कोई और ही प्लान था। अरे, तुम दोनों को कभी मेरी कमी महसूस ना हो, इसलिए मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। लाइफ कब और कैसे बदल जाए ये किसी को नहीं पता, इसलिए अपनों का फ्यूचर आज ही सिक्योर करें HDFC लाइफ टर्म प्लान्स के साथ। HDFC लाइफ, सर उठा के जियो। ब्रेक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने वकील के थप्पड़ मारने वाले कांस्टेबल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। दरअसल कोर्ट ने अवमानना के लिए एक मामले का निस्तारण करते हुए गवाही के दौरान बचाव पक्ष के वकील को थप्पड़ मारने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करने का आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि बगैर किसी शर्त के कोर्ट में अपना माफीनामा पेश करें। भीलवाड़ा जिले के गुलापुरा के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में वर्ष 2018 में यह घटनाक्रम हुआ था और उनकी तरफ से ही अवमानना का मामला कोर्ट में पेश किया गया था। कांस्टेबल ने कहते हुए अपने कार्यों का बचाव किया था कि बचाव पक्ष के वकील ने सुनवाई से पहले उस पर दबाव डाला और उसे धमकाया और सुनवाई के दौरान वो अपने पैरों को मारता रहा। बता दें कि कांस्टेबल के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज किया गया था, जिससे इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि 228 आईपीसी की कार्रवाई के बाद से तत्काल अवमानना की कार्रवाई को छोड़ दिया जाना चाहिए। हालांकि सुनवाई के दौरान कांस्टेबल ने अदालत से उसकी बिना शर्त माफी को स्वीकार करने का अनुरोध किया और यह भी कहा कि वो बचाव पक्ष के वकील के खिलाफ 156 CRPC के दायरे में अपनी शिकायत को छोड़ने के लिए तैयार है। जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का उल्लेख किया है और कहा है कि यह स्वीकृति तथ्य है और कांस्टेबल ने बचाव पक्ष के वकील को थप्पड़ मारा। अदालत ने आगे कहा कि कांस्टेबल ने यह कहकर अपने कार्यों को सही ठहराने की कोशिश की कि वकील ने उससे पहले लात मारी, लेकिन यह साबित नहीं हुआ और न ही अदालत ने इसे आश्रित किया। हालांकि यह ध्यान देने की बात है कि अवमानकर्ता अपने बचाव पर दबाव नहीं डालना चाहता और उससे बिना शर्त माफी मांगनी है। अदालत ने धारा 228 आईपीसी से संबंधित कार्रवाई को छोड़कर कथित अपराध को रद्द कर दिया। अदालत ने अवमानना करने वाले को 25,000 रुपए और DLSA में जमा कराने का निर्देश दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल किसानों के लिए करोड़ों रुपए के उपहार देने के लिए योजना लागू करते हुए एक बड़ा नवाचार किया है। बता दें कि चुनावी साल में राजस्थान बीज और विकास रबी की फसल के लिए
सस्ते और गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने के साथ साथ पहली बार किसानों के लिए नई और बड़ी योजना लेकर आई है। इस योजना का फायदा उठाकर किसान ट्रैक्टर तक जीत सकते हैं। और बता दें, योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले में प्रथम पुरस्कार के रूप में एक किसान को ट्रैक्टर दिया जाएगा। यानी राज्य सरकार प्रदेश के 36 जिलों में 33 किसानों को उपहार स्वरूप ट्रैक्टर देगी। और इसके अलावा इसमें बड़े उपहार भी शामिल हैं। प्रत्येक जिले में 21 बम्पर पुरस्कार प्रदान करने की योजना बनाई गई है। राजस्थान बीज विकास बीज निगम चेयरमैन धीरज गुर्जर ने बताया है कि राजस्थान के किसानों को सस्ते और गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के बीज निगम के बीज खरीदने वाले किसानों को जिला स्तर पर राज्य सरकार की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। बीज निगम की ओर से प्रदेश के सभी जिलों में प्रत्येक जिले पर 51 बम्पर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। और बता दें कि राज्य सरकार मात्र 3% लाभांश जोड़कर किसानों को बीज सप्लाई करती है। और पिछली बार राज्य सरकार की कोशिशों से राजस्थान बीज विकास निगम को लाभांश के रूप में 12 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर किसानों से अर्जित लाभ को वापस किसानों को ही सौंपने की राज्य सरकार की मंशा है। इसलिए बीज निगम की ओर से रबी की फसल के बीज खरीद पर किसानों को कुल 4 करोड़ रुपए के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ये 7 दिन उदयपुर के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाले हैं। इसमें पुलिस प्रशासन, होटल और रेस्टोरेंट व्यवसाय सहित अन्य व्यापारी इसकी पहले से तैयारियां कर लेते हैं। राजस्थान के झीलों की नगरी उदयपुर में 7 दिन गुजरात का रहेगा। और ये सुनकर अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। दीपावली के अगले दिन से ही हर साल 7 दिन तक उदयपुर में गुजराती पर्यटकों की भरमार रहती है और वो मंगलवार रात से आना शुरू हो जाते हैं। अब तक 7 दिन ऐसे नजर होंगे कि होटल रेस्टोरेंट खाने में गुजराती तो सड़क पर वाहन गुजराती दिखाई देंगे। ये समझ सकते हैं कि उदयपुर के पूरे साल की ये आर्थिक दिवाली है और इससे लिए व्यापारी ही नहीं, पुलिस और प्रशासन की भी तैयारियां करने लगता है और इसका स्वागत भी करता है। उदयपुर के टूरिस्ट सीजन की खासियत ये है कि यहाँ पता रहता है कि कब क्या होने वाला है। जैसे नवरात्रि के बाद साउथ के टूरिस्ट होते हैं, तो दिवाली के बाद गुजराती बड़ी संख्या में, फिर फरवरी विदेशी ज्यादा संख्या में होते हैं। तो उनके साथ मुंबई, दिल्ली, मध्य प्रदेश के अधिकतर पर्यटक आते हैं। ये 7 दिन उदयपुर के लिए बहुत ज्यादा खास होते हैं। इसमें पुलिस प्रशासन, होटल रेस्टोरेंट व्यवसाय सहित अन्य व्यापारी इसकी पहले से तैयारियां कर लेते हैं। होटल रेस्टोरेंट में 2 महीने पहले से ही प्री बुकिंग शुरू हो जाती है, जो सामान्य दिनों में होटल रूम किराया रहता है और उससे डबल हो जाता है। यही नहीं, अगर होटल का कोई भी काम बचा होता है तो इस सीजन से पहले ही कर लेते हैं। सीजन में उदयपुर में बड़ी संख्या में 4 पहिया वाहनों की एंट्री होती है। ऐसे में शहर वासियों और पर्यटकों को जाम जैसी असुविधा ना हो सके, इसलिए पुलिस प्रशासन पहले से तैयारियां करता है। पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता लगाया जाता है और रोड डाइवर्ट किए जाते हैं और जिन मुख्य मार्गों का काम चल रहा है उन्हें पूरा कर लेते हैं। पर्यटन स्थल भी सवार दिए जाते हैं। उदयपुर गुजरात चलने वाली बसों की संख्या बढ़ा दी जाती है। हर तरफ से उदयपुर में बदलाव होता है। यही नहीं, झील के आसपास की दीवारों पर राजस्थानी पेंटिंग की भी कही जाती है, जो कि आकर्षण का केंद्र बनी हुई होती है। उदयपुर के पर्यटन इंडस्ट्री मुख्य रूप में सिर्फ 4 महीने की होती है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। और इन 4 महीनों में बड़ी संख्या में पर्यटन आते हैं और इनमें सभी दीपावली के बाद ये 7 दिन और 24 सितंबर और 31 दिसंबर तक 8 दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। होटल व्यापारी कहते हैं कि इन्हीं 4 महीने में होटल इंडस्ट्री पूरे साल भर की कमाई कर लेती है। इन महीनों के अलावा तो रूटीन या कई सामान्य आए जाते हैं और इसलिए उदयपुर के लिए बड़ा आर्थिक महत्व जुड़ा हुआ है। पर्यटन विभाग के उप निदेशक शिखा सक्सेना ने बताया कि इस बार थोड़ा ट्रेंड बदल गया है और हर बार गुजराती टूरिस्ट होता है और इस बार भी, लेकिन इसके साथ इस साल मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में टूरिस्ट आए हैं। होटल संचालकों ने कहा कि पहली बार इस सीजन में मध्य प्रदेश में काफी टूरिस्ट आए हैं। और सक्सेना ने आगे बताया कि मंगलवार तक की बात करें तो 80% होटल बुक हो चुके हैं और आने वाले दिनों में नाथ द्वार में शिव प्रतिमा का लोकार्पण है, जहां राम कथा होगी, जिससे भी बड़ा टूरिस्ट रहेगा वहां पर मौजूद। त्योहारों के सीजन को देखते हुए रेलवे लगातार फैसले ले रहा है। रेलवे ने दीपावली से पहले यात्रियों को घर जाने के लिए स्पेशल ट्रेनों की सुविधा दी, तो वहीं अब दीपावली के बाद भी रेलवे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लगातार फैसले ले रहा है। इसी क्रम में जोधपुर दिवाली के बाद
विभिन्न ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ और वेटिंग लिस्ट को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने अलग अलग ट्रेनों में अस्थायी तौर पर विभिन्न श्रेणियों के डिब्बे में बढ़ोतरी की है, जिसमें यात्रियों को यात्रा के लिए अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बताया है कि दीपावली के बाद ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा विभिन्न ट्रेनों में अस्थायी डिब्बों की बढ़ोतरी की गई है। रेल सेवा 22421, 22422, दिल्ली सराय रोहिल्ला जोधपुर, दिल्ली सराय रोहिल्ला सालासर एक्सप्रेस सुपरफास्ट में दिल्ली सराय से 27 अक्टूबर और जोधपुर से 28 अक्टूबर के लिए एक दिवसीय द्वितीय श्रेणी स्लीपर और थर्ड एसी डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। रेल सेवा 14707, 14708 बीकानेर दादर, बीकानेर एक्सप्रेस में बीकानेर से 31 अक्टूबर तक और दादर से 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक एक द्वितीय स्लीपर श्रेणी के डिब्बे की अस्थायी वृद्धि की जा रही है। रेल सेवा 22475, 22476 हिसार कुटुंबकार हिसार सुपरफास्ट एक्सप्रेस में हिसार से 2 नवंबर को एक कुटुंबकर से 29 अक्टूबर से 5 नवंबर तक एक थर्ड एसी डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। इससे पहले दीपावली और छठ पूजा को लेकर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दिल्ली और आसपास के कुछ स्टेशनों के लिए विभागीय पार्सल की बुकिंग पर रोक लगा दी है। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बताया कि रेल बोर्ड के आदेशों की पालना में दिल्ली और उसके आसपास के कई नई दिल्ली, दिल्ली सराय रोहिल्ला, आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन के लिए पार्सल की बुकिंग नहीं होगी। इसके अलावा इन स्टेशनों पर पार्सल का लदान भी नहीं हो सकेगा। तो अब बात करेंगे मौसम को लेकर। मौसम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूपी में लगातार मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम केंद्र लखनऊ का अनुमान है कि गुरुवार को भी यूपी के में ज्यादातर जिलों में सुबह से हल्का कोहरा या धुंध छाने के बाद दिन में मौसम साफ हो जाएगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 5 दिनों तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहेगा। साथ ही तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इस समय प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में न्यूनतम तापमान 15 से 20 डिग्री के बीच दर्ज हो रहा है, वहीं अधिकतम तापमान 28 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य की राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान सामान्य से बराबर 31.6 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से एक कम 16.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। बता दें कि लखनऊ में भी मौसम साफ रहा और अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा। दूसरी तरफ वायु प्रदूषण में बढ़ा हुआ है और लखनऊ में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में 235 दर्ज हुआ। इसके अलावा जिलों में मध्यम से बहुत खराब श्रेणी में रिकॉर्ड दर्ज हुआ। राजस्थान में भी सर्दी का एहसास बढ़ गया है और दिन में भले ही धूप निकल रही हो, लेकिन सुबह शाम और रात में ठंडी का कुछ दिनों से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक बुधवार को पूरे राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग के अनुसार 1 नवंबर तक ऐसे ही मौसम साफ रहेगा और मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान प्रदेश के अलग अलग जिलों में न्यूनतम तापमान 14 से 20 डिग्री, वहीं अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और सुबह में कोहरा या धुंध का असर अब देखने को मिलेगा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे। थोड़ा सा ऊपर आओ। लो जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनके लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा।
जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 में होंगे। सरकार बनने को लेकर दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी अपना अपना दावा ठोक रही हैं, लेकिन बसपा जो है अभी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। बसपा की क्या रणनीति होगी और राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। बसपा 1990 में पहली बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरी थी, लेकिन बसपा किसी भी विधानसभा की सीट पर जीत हासिल नहीं कर सकी। बसपा को जीत का स्वाद राजस्थान में 1998 के विधानसभा चुनाव में मिला, जब बहुजन समाज पार्टी ने 108 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा था। बसपा को 1998 के विधानसभा चुनाव में 2 सीट पर भरतपुर जिले की नगर विधायक सीट से माहिर आजाद और अलवर जिले की बानसूर सीट से जगत सिंह दामिया जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। साल 1998 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 150 सीट पर जीत दर्ज कर प्रदेश में सरकार बनाई थी। 150 विधायक कांग्रेस पार्टी की जीत पर आने से बसपा विधायकों को कोई तवज्जो नहीं मिली, क्योंकि बसपा के विधायक की किसी भी पार्टी को जरूरत नहीं थी। 2003 के चुनावों में बसपा को फिर से विधायक दौसा जिले की बांदीकुई सीट से मुरारी लाल मीणा और करौली जिले से सतपोरा विधानसभा सीट से सुखलाल जीतकर विधानसभा पहुंचे, लेकिन 2003 में भारतीय जनता पार्टी 120 सीट पर विजय हासिल कर पूर्ण बहुमत से कांग्रेस को मात देकर 56 सीटों पर जीत मिली थी। इसलिए 2003 में भी बसपा विधायकों की किसी जरूरत नहीं पड़ी। साल 2008 में विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे। तो 2008 में विधानसभा के चुनावों में बहुजन समाज पार्टी के नवलगढ़ की विधानसभा सीट पर राजकुमार शर्मा और उदयपुर पार्टी के राजेंद्र गुणा और गंगूपुर में रामकेश मीणा और रामेश मीणा, दौसा के मुरारी लाल मीणा और धौलपुर जिले की बड़ी विधानसभा सीट से गुर्जर सिंह मिलिंगा बहुजन समाज टिकट पर चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे थे। राजस्थान में बारां जिले के शाहबाद कस्बे के पास स्थित धानगिरी पहाड़ से सटे कछुयाना मोहल्ले में एक पैंथर ने गाय को अपना शिकार बनाने का प्रयास किया। गाय के रंभाने की आवाज सुनकर मोहल्ले वासियों ने देखा तो वहां एक पैंथर था। इसके बाद लोगों ने हड़कंप मच गया और गांव के लोगों ने पैंथर को भगाने के लिए अपने अपने छतों पर से चढ़कर शोर मचाना और आतिशबाजी करना शुरू कर दिया। इसके बाद शोर मचाने की वजह से गाय को घायल अवस्था में छोड़कर पैंथर जंगल की ओर भाग निकला और मोहल्ले के धीरेन्द्र माली और मनीष माली, राजन पाठन और दयाराम माली और दिलीप कश्यप आदि ने बताया कि धानगिरी पहाड़ की ओर से गायों का समूह कस्बे की ओर लौट रहा था। अचानक पैंथर ने हमला कर गाय के मुंह को पकड़ लिया और नीचे गिरा दिया। हमले के दौरान गाय और पैंथर लगभग मीटर तक नीचे लुढ़क गए और पत्थर की आवाज और गाय के रंभाने की आवाज सुनकर मोहल्ले के महिलाओं और बच्चों ने पैंथर को भगाने के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया और लगातार आतिशबाजी करनी शुरू कर दी। इसकी वजह से पैंथर घायल हो गया और उसे छोड़कर वहां से भाग निकला। इस घटना की सूचना तुरंत मवेशी अस्पताल के कंपाउंडर को दे दी गई है। कंपाउंडर ने मौके पर पहुंचकर घायल गाय का उपचार किया जा रहा है। राजस्थान में 1 नवंबर से सरकार किसानों से एमएसपी पर फसल खरीदना शुरू करेगी। इससे पहले किसानों को 27 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। सरकारी स्तर पर इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना ने बताया है कि प्रदेश में राजफेड द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण गुरुवार 27 अक्टूबर से शुरू कर दिया गया है। बता दें फिर 1 नवंबर और 18 नवंबर से मूंगफली खरीद की जाएगी और उन्होंने बताया है कि मूंग के लिए 363, उड़द के लिए 186, मूंगफली के लिए 267, सोयाबीन के लिए 83 खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 419 केंद्र क्रय विक्रय सहकारी समिति पर 460 ग्राम सेवा सहकारी समिति पर बनाए गए हैं। किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो सके, इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था ई मित्र और खरीद केंद्रों पर सुबह 9 बजे और साढ़े 7 बजे तक की गई है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा राज्य में समर्थन मूल्य पर मूंग की
खरीद का लक्ष्य 3,02,745 मीट्रिक टन और उड़द का 62,508 मीट्रिक टन, मूंगफली का 4,65,565 मीट्रिक टन और सोयाबीन का 3,61,790 मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य दिया गया है। मंत्री ने बताया है कि मूंग का समर्थन मूल्य 7,755 रुपए, उड़द का 6,600 रुपए, मूंगफली का 5,850 और सोयाबीन का 4,300 रुपए प्रति किलो एक श्रेणी में घोषित किया गया है। किसान को जनाधार कार्ड नंबर, खसरा गिरदावरी और प्रति बैंक और बैंक पासबुक के प्रति पंजीयन फॉर्म के साथ अपलोड करनी होगी। जिस किसान द्वारा बिना गिरदावरी के अपने पंजीयन करवाया जाएगा, उसका पंजीयन समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए मान्य नहीं होगा। उन्होंने बताया है कि ई मित्र केंद्र भी समर्थन मूल्य योजना में किसानों का पंजीयन पूर्ण सावधानी से करें और तहसील से बाहर पंजीयन ना करें। राजस्थान के कोटा का हृदय कहा जाने वाला किशोर सागर दिवाली के दिन जगमगा उठा। राज्य सरकार की पहल पर जिला प्रशासन, नगर विकास, न्याय, नगर निगम और पर्यटन विभाग के सहयोग से दीपोत्सव का भव्य आयोजन किशोर सागर की पाल पर किया गया और पहली बार इस तरह के आयोजन में 21,000 दीपकों की दिमक और लोक रंग की धमक और आतिशबाजी से किशोर सागर का नजारा देखने लायक था। और इस अवसर पर दीपदान और चंबल की महाआरती भी की गई और इस दौरान 21,000 दीपों में किशोर सागर के दीपदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान लोक कलाकारों की प्रस्तुति के बाद विधिवत मंत्रोच्चार के साथ चंबल की महाआरती की गई। समारोह के अंत में भव्य आतिशबाजी की गई। आकाश के बिखरे आतिशबाजी नजारों को किशोर सागर के नयन विराम सौंदर्य मन को छू गया और रंगोली के रंग ने भी अपनी अलग ही छटा बिखेर दी। और बताने के संभागीय आयुक्त दीपक नंदी, जिला कलेक्ट्रेट ओपी बुनकर खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष पंकज मेहता, समाज सेवी अमित धारीवाल, नगर निगम कोटा उत्तर और दक्षिण के महापौर, उप महापौर, आयुक्त, अन्य अधिकारी और गणतव्य नागरिक मौजूद रहे थे। उस दौरान कोटा में दीपावली के दिन घर से दूर रह रहे छात्र छात्राओं ने धूमधाम से दीपावली का पर्व मनाया। विद्यार्थियों ने यहाँ लैंडमार्क सिटी में कोचिंग संचालक बच्चों के साथ मिलकर जमकर दीपावली का पर्व मनाया। इसी दौरान म्यूजिक, मस्ती, दीपक प्रज्वलन और पटाखे भी चलाए। सभी स्टूडेंट एक दूसरे को हैप्पी दिवाली कहा और जमकर दीपावली का आनंद लिया। यहाँ लैंडमार्क सिटी स्थित कैंपस में कोटा में कोचिंग कर रहे 1,000 से अधिक छात्राएं एकत्रित हुई, जहां कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। और बता दें, आरती आराधना के बाद यहाँ म्यूजिक का दौर शुरू हुआ। जैसे ही फिल्मी गीत बजने लगे तो एक के बाद एक स्टूडेंट अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर नाचने गाने लगे। एक के बाद एक गीत का सिलसिला जब करीब 2 घंटे तक चला। इस दौरान स्टूडेंट ने जमकर आनंद भी लिया। कोटा में संसदीय क्षेत्र में अपने के बीच दीपावली मनाने आए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला खुद को प्रोटोकॉल से पूरी तरह से अलग कर आमजन से मिले और तलवंडी क्षेत्र में करीब 1.5 घंटे तक एक मुख्य बाजार में उन्होंने लोगों को दीपावली की बधाई दी और उनका हालचाल भी जाना। बता दें कि वरिष्ठजनों से बातचीत करने के लिए उन्होंने वो घर के बाहर अपने सीढ़ियों पर बैठ गए और तो कहीं नहीं जा पाए और कोचिंग विद्यार्थियों से उन्होंने काफी देर तक बात की। और बता दें, रामास्वामी के लिए रविवार रात तलवंडी चौराहे पहुंचने पर स्पीकर ओम बिरला का आमजन की ओर से भव्य आतिशबाजी कर स्वागत किया गया। यहां से स्पीकर बिरला पैदल ही स्मार्ट चौराहों की ओर रवाना हो गए। और बता दें कि रास्ते में स्पीकर बिरला बड़ी आत्मीय और से लोगों और व्यापारियों से मिले और उन्होंने दीपावली की बधाई भी दी उन्हें। स्पीकर ओम बिरला ने व्यापारियों से बाजार की भी जानकारी ली। उन्होंने बताया कि कोरोना के 2 साल बाद इस बार बाजार गुलजार है। बाजारों में लोग बेहद उत्साह के साथ खरीदारी कर रहे हैं और बाजारों में इस बात पर खुशी जताई जा रही है कि हालत पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।